गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंशु कुमार गुप्ता आपको एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम क्रांति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स जीके एंड करंट अफेयर के सेट 8वां करेंगे। पिछले 7वां सेट आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो। और बिना किसी बकवासगिरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं, भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं है किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है ए न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर के अधिनियम, या बी बता रहा है राष्ट्रपति चुनाव का, या सी राज्य एवं संघ क्षेत्र के, या डी 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन। 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन। आपको आपके पास 10 सेकेंड है इसका उत्तर देने के लिए। बताइए कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं किससे संबंधित है। अनुसूची 7वीं किससे संबंधित है। न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर के अधिनियम, या राष्ट्रपति के चुनाव से, या राज्य और संघ का राज्य क्षेत्र, या 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन। इसका उत्तर देने के लिए आपको पास 10 सेकेंड है। इसका उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन। 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन। देख लेते हैं संबंधित फैक्ट्स को, देख लेते हैं हम लोग। फैक्ट्स क्या कहता है, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति को बांटा गया है भारतीय संविधान के 7वीं सूची में। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। इसके अंदर कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। इसके अंदर कितनी सूचियां हैं, 3। पहली सूची का क्या नाम है, संघ सूची। क्या नाम है, संघ सूची। दूसरी सूची क्या है, राज्य सूची। और तीसरी सूची क्या है, समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही इसमें कानून बना सकता है। वह मूल संविधान में 97 था, लेकिन अभी इसमें कुल कितनी सूची विषय आ गए हैं, 100 विषय आ गए हैं। राज्य सूची में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। संविधान के मूल में केवल 61 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 66 विषय आ गए। कितने आ गए, 66 विषय आ गए हैं। और समवर्ती सूची, इसका मत है इस सूची में भारतीय संसद एवं राज्य के विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। और उसमें मूलतः कितने से, मूलतः 47 विषय थे, लेकिन अभी कितने हैं, 52 विषय हैं। कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के 7वीं सूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति की बंटवारे करने के लिए 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य के विधानमंडल का कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में दोनों कानूनों को बनाने का अधिकार है, संघ एवं राज्य को। और संघ सूची में पहले कितने थे, 97 थे, और अभी कितने हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले कितने थे, 61 विषय थे, अभी 66 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले कितने थे, 47 थे, और अभी कितने हैं, 52 हैं। कितने हैं, अभी 52 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख निश्चित करने की शक्ति किसमें निहित है। अर्थात ये बोल रहा है कि मान लीजिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो इसकी तारीखों का ऐलान कौन करता है, इसकी तारीखों का ऐलान कौन करता है। तो आपके पास ऑप्शन है ए संसद अर्थात भारतीय संसद, बी भारत का निर्वाचन आयोग, या सी भारत का राष्ट्रपति, या डी मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। अर्थात किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव हो, किसी भी राज्य के विधानमंडल का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इसका तारीखों का ऐलान कौन करता है भारत में। आपके पास 10 सेकेंड है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। इसके जल्दी उत्तर बताइए क्या होगा।
सब ने सही सही कमेंट किया है। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत का निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के विधानसभा के तारीखों का ऐलान करता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, कितने अनुच्छेद में? 324 में। कौन सा अनुच्छेद? तो 324, याद रखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी कौन निभाता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। अर्थात कहता है कि भारतीय संविधान 324 के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग संसद अर्थात लोकसभा का चुनाव, राज्य विधानमंडल का चुनाव अर्थात मुख्यमंत्री का चुनाव, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव कौन करवाता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। आशा है आपको इसमें क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग होता है किंतु उनके ऊपर जब महाभियोग अधिकरण लगता है तो उसका अधिकरण का अधिकार नहीं होता है। अर्थात यह कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है, लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग हटाने के लिए महाभियोग लगता है उसमें वो भाग नहीं ले सकता है। आपके पास क्या ऑप्शन है? ए, राज्यों के विधान परिषद, बी, राज्यों की विधानसभाएं, सी, लोकसभा, डी, राज्यसभा। आपको पता है कि संसद किससे मिलकर बनी है? संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस भारत का राष्ट्रपति से मिलकर बनता है संसद। लेकिन इसमें बोल रहा है कि जब इस चार ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है, लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है उस पर वो भाग नहीं लग सकता। आपके पास कुल 10 सेकेंड है, कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यों की विधानसभाएं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है किंतु राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है उसमें वह भाग नहीं ले सकता है। देखते हैं कुछ फैक्ट्स को। तो फैक्ट्स क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में के अनुसार महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किसमें मेंशन किया गया है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन किया गया है कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। किस में चलाई जाती है? संसद अर्थात लोकसभा जोड़ राज्यसभा में। इनमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं ले सकती, भाग नहीं लेती, किंतु अनुच्छेद 54 ख के अनुसार बोलता है विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। अर्थात विधानसभाएं जो राज्यों की विधानसभा होती है आर्टिकल नंबर 54 ख के अनुसार राज्यसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाएं भाग लेती है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले सकती है। और विधान परिषद ना महाभियोग में भाग लेती है और ना राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राज्यों की जो विधान परिषदें होती है राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग नहीं लेती है और राष्ट्रपति के महाभियोग पर भी भाग नहीं लेती है। तो इसमें पूरा मेंशन किया गया है कि निर्वाचन में भाग लेती है, ये तो निर्वाचन में ना भी भाग लेती है और ना ही महाभियोग में। लोकसभा और राज्यसभा महाभियोग में भाग लेती है और निर्वाचन में भी भाग लेती है, लेकिन राज्यों की विधानसभाएं केवल निर्वाचन में भाग लेती है, महाभियोग में भाग नहीं लेती है। चलते अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार
भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। कैसा संपत्ति का अधिकार है? नैतिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है या विधिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार नैतिक है, मौलिक है, विधिक है या प्राकृतिक है। इन अधिकारों में से बताना है, 4 ऑप्शनों में से बताना है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। आपके पास ऑप्शन है नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। और समय है 10 सेकेंड। कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सही उत्तर जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। क्या था? जब शुरुआत में मूल संविधान बना था तो उस समय क्या हुआ था? इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा था, लेकिन बाद में इसे हटाकर विधायी अधिकार बना दिया, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। फैक्ट्स क्या बोलता है? संपत्ति का अधिकार संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। जब संविधान का निर्माण हुआ था, मूल संविधान में इसे संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। परंतु 44वें संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी को अर्थात 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे केवल वैधानिक अधिकार रख दिया। केवल ये संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, अर्थात यह एक विधि अधिकार है। क्या है कि विधिक अधिकार है, अर्थात कानूनी अधिकार है। और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में डाला गया। किस में डाला गया? अनुच्छेद 300 क में डाला गया है संपत्ति का अधिकार। पहले इसे संपत्ति का अधिकार को मूल संविधान में इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में डाला गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को इसे हटाकर एक संवैधानिक अधिकार डाला गया, अर्थात इसके विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के आर्टिकल में 300 क में डाला गया। चलते आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 5वां क्वेश्चन बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे इस कुछ पर ज़्यादा जोर मैं दे रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संविधान बनाने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर होना चाहिए, माफ कीजिएगा यहाँ फ्रंटियर होना चाहिए, फ्रंटियर लिखा गया है, फ्रंटियर एजेंसी। संविधान बनाने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा NEFA के नाम से जाना जाता है वह अब है। अर्थात इन 4 राज्यों में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसे संविधान बनाने के समय नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है? आपके पास क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है और समय भी है 10 सेकेंड का। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट करके जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यह पॉलिटिकल साइंस का अर्थात इंडियन पॉलिटिक्स का एक भाग है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश को संविधान बनाने के समय नेफा नाम दिया गया था, लेकिन अब है अरुणाचल प्रदेश। अर्थात भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल अर्थात अरुण का घर, सूर्य देवता सबसे पहले होगी अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। संविधान निर्माण के समय अरुणाचल राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाता है? नेफा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1948 ईस्वी में असम के सीमावर्ती भाग से अलग करके, असम की किससे अलग किया गया है? असम से। कब? 1948 को अलग करके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को बनाया गया था। बाद में वर्ष 1986 ईस्वी के अधिनियम के तहत इसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया था और इसका नाम चेंज करके अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया। कब? 1986 को। कब? 1986 को।
किससे अलग करके? असम से। 1948 को असम के सीमावर्ती से अलग करके इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रखा गया था। बाद में इसका नाम चेंज करके 1986 ईस्वी को इसका नाम रख दिया था अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते अपने सेशन की ओर, आगे सेशन की ओर बढ़ते। आज के सेशन का छठा क्वेश्चन क्या बोलता है? बौद्ध संघ में क्या बोल रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी, बौद्ध संघ में, माफ कीजिएगा, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ पर भगवान बुद्ध द्वारा कि बौद्ध के संघ में स्त्रियों की अनुमति दी गई भिक्षुणी के रूप में? आपके पास 10 सेकेंड है, ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है, और कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा 10 सेकेंड के अंदर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति भगवान बुद्ध द्वारा दी गई। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या कहता है? अपने प्रिय शिष्य जिसका नाम आनंद के कहने पर, आनंद था, उसके कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी। किसके कहने पर? उसके प्रिय शिष्य, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद के कहने पर वैशाली बिहार में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में अनुमति प्रदान की गई। और पहली स्त्री बौद्ध भिक्षुणी थी, कौन थी? तो पहली स्त्री बौद्ध भिक्षुणी थी स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। कि कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी, महाप्रजापति गौतमी थी। याद रखिएगा, महाप्रजापति गौतमी थी। कहाँ दी गई? बिहार के वैशाली में। किसके कहने पे? उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि थे। किसके समकालीन थे? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम के, सी पुष्यमुति शुंग के, या अशोक के। अर्थात आपको बताना है महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, या चंद्रगुप्त प्रथम के, या पुष्यमित्र शुंग के, या अशोक के। आपके पास क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है, और समय भी है 10 सेकेंड। कमेंट करके बताइए इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। क्या है? ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग, जो पतंजलि के समकालीन थे। पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो महाभाष्य लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? महाभाष्य लिखी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो शुंग वंश के संस्थापक शासक थे, जिनका शासनकाल 185 से लेकर 149 ईसा पूर्व, 185 से लेकर 149 ईसा पूर्व के समकालीन थे। पतंजलि किसके समकालीन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। चलते हैं। समकालीन कहने का अर्थ होता है कि जब ये थे उनके समय कौन सा राजा था, अर्थात इनके समय कौन सा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है, आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन कह रहा है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में सबसे पहले बार गिरफ्तार किए गए थे? अर्थात बताना है कि इन 4 आंदोलनों में से किस आंदोलन में पहली बार वो गिरफ्तार किए गए थे। क्वेश्चन इस प्रकार है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? आपके पास ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बारदोली आंदोलन, या चंपारण आंदोलन। आपको बताना है इन 4 आंदोलन में किस आंदोलन में पहली बार वो गिरफ्तार हुए थे। आपके पास 10 सेकेंड है, कमेंट करके बताइए किसका उत्तर
क्या होगा? सही सही उत्तर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन का आंसर इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था, उसमें पहली बार आचार्य विनोबा भावे जी गिरफ्तार हुए थे। बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी थे। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। जब भी वो गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। और वर्ष 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो भाग लिए थे, तो पहली बार इसके दौरान प्रथम बार वो गिरफ्तार किए गए थे। प्रथम बार क्या हुए थे? वो गिरफ्तार हुए थे। कब हुए थे गिरफ्तार? तो 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार आचार्य विनोबा भावे जी गिरफ्तार हुए थे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन को बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? 9 कर रहा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? आपको बताना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। आपके पास ऑप्शन है 15 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 20 वर्ष या डी 21 वर्ष। इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि गांधी जी कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे। 15 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। आपके पास 10 सेकेंड है, इसे कमेंट करके बताइए उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 21 वर्ष तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। क्या करता है फैक्ट्स? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? तो लगभग 21 वर्षों तक रहे। गांधी जी 24 वर्ष की अवस्था में, गांधी जी 24 वर्ष की अवस्था में 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका डरबन गए और वे जनवरी 1915 ईस्वी में भारत लौटे। इसी जनवरी 9 को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे और वे एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम दादा अब्दुल्ला था, उनका केस लड़ने के लिए 1893 में जब उनका एज 24 वर्ष का था, वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गए और जनवरी 1915 ईस्वी को वो भारत वापस आए। इसी उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। बढ़ते हैं आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आपको बताना है इसका उत्तर। जल्दी जल्दी 10 सेकंड के अंदर कमेंट करिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन क्या है पहले देख लेते हैं। ऑप्शन क्या था? मनसुख लाल नजर, महादेव देसाई, अल्बर्ट बेस्ट या एमके गांधी, या गांधी जी खुद, या अल्बर्ट बेस्ट या महादेव देसाई या मनसुख लाल नजर। इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए फास्ट। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो ऑप्शन ए मनसुख लाल नजर। इसके प्रथम संपादक कौन हुए? तो मनसुख लाल नजर जी। से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। फैक्ट्स क्या कर रहा है? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका वर्ष 1903 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसने लिखा, किसने स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी जी द्वारा। कहां पे स्टार्ट किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कहां किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कब किया गया?
तो 1903 ईस्वी में किया गया। और इसके प्रथम संस्थापक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती छपती थी। कौन कौन सी भाषा में? तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में छपती थी। कब छपती थी? तो 1903 ईस्वी में। इसके संपादक पहले कौन हुए? तो मनसुख लाल नजर हुए। वह नटाल कांग्रेस के भी सचिव थे। मनसुख लाल नजर नटाल कांग्रेस के भी सचिव थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है? बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? बाकू जो अजरबैजान की राजधानी है, यह क्यों प्रसिद्ध है? समुद्री जहाज उद्योग के लिए, या हवाई जहाज उद्योग के लिए, या लोहा उद्योग के लिए, या पेट्रोलियम के लिए? इन चार ऑप्शनों से बताना है अजरबैजान की राजधानी बाकू क्यों प्रसिद्ध है। 10 सेकंड के अंदर कमेंट करके बताइए कि क्यों प्रसिद्ध है। तो यह क्यों प्रसिद्ध है, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, पेट्रोलियम के लिए बाकू प्रसिद्ध है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या बोलता है? अजरबैजान की राजधानी बाकू, आपको याद होना चाहिए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू है, जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। और पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसकी राजधानी है? तो अजरबैजान की राजधानी है। और कहाँ स्थित है? तो कैस्पियन सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए ताकि हम ऐसा क्वेश्चन और ला सके। चलते हैं आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इजराइल की सीमा किन देशों के साथ लगती है? इजराइल की सीमा किन देशों के साथ लगती है? इजराइल की सीमा किन देशों के साथ लगती है? ऑप्शन ए, साइप्रस, टर्की, जर्मन व मिस्र। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 की इजराइल की सीमा किन देशों के साथ लगती है? साइप्रस, टर्की, जॉर्डन या मिस्र। बी ऑप्शन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन या मिस्र। या सी, टर्की, सीरिया, जॉर्डन या यमन। या डी, लेबनान, सीरिया, टर्की या जॉर्डन। इन चार ऑप्शन में से बताना है इजराइल की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। हाल ही में देखे होंगे कि दिल्ली में उपस्थित इसके एम्बेसी के पास EID ब्लास्ट हुआ है, जिसमें आपको बताना है कि इजराइल की सीमा किन देशों के साथ लगती है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए, 10 सेकेंड का समय है, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। इसका कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमाएं इजराइल के साथ लगती हैं। देखते हैं कुछ फैक्ट्स। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया, इजराइल दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मान लीजिए ये एशिया है, इसके दक्षिण पश्चिम में है, ए साइड में है, दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। भूमध्य सागर दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। और इसके उत्तर में क्या है? मान लीजिए ये इजराइल हुआ, इसके उत्तर में क्या हो गया? तो उत्तर में लेबनान हो गया, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन हो गया, और दक्षिण पश्चिम में क्या हो गया? मिस्र हो गया। क्या हो गया? मिस्र हो गया। यह मध्य पूर्व में स्थित ऐसा देश है जो पूरे न्यूज में राजनीति और अपने इतिहास की दृष्टि से फेमस है। इसलिए फेमस है, तो राजनीति और इतिहास की दृष्टि से ये फेमस है। दक्षिण पूर्व में, मध्य पूर्व में, माफ कीजिएगा, मध्य पूर्व में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह कहाँ स्थित है? तो एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, बैरोमीटर पठन में अचानक
बैरोमीटर पठन में, अच्छा बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब को नापे जाने वाला यंत्र है। बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्न में से कौन सी एक मौसम इंगित होता है। अर्थात आपको बताना, अचानक अगर बैरोमीटर नीचे गिर जाता है, नीचे करने का मतलब उसका पारा नीचे गिर जाता है, तो कौन सी घटना होती है। क्या मौसम शांत रहता है, बी तूफानी मौसम आता है, सी ठंड एवं शुष्क मौसम हो जाता है, या डी उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम हो जाता है। इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, कौन सी मौसम बनती है उस स्थिति में। बैरोमीटर आपको पता ही होगा, ये वायुमंडलीय दाबने का एक यंत्र, दाब मापने का एक यंत्र है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सही उत्तर बता रहे हैं आप जो कमेंट कर रहे हैं, 10 सेकेंड है और कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तूफानी मौसम। क्या होता है, मौसम तूफानी हो जाता है। क्या होता है, मौसम तूफानी हो जाता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो फैक्ट्स क्या होता है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से तूफानी मौसम की दशा इंगित होती है। कैसी हो जाती है मौसम, तो तूफानी मौसम की दशा इंगित होती है जब किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब, कौन सा दाब, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उस समय बैरोमीटर की रीडिंग नीचे गिरने लगती है तथा ऐसी स्थिति में कम वायुमंडलीय दबाव क्षेत्र, ऐसी स्थिति में कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवा तेजी से कम दबाव की ओर चलने देती है और आंधी या तूफान आने का। अर्थात मान लीजिए यहाँ कोई क्षेत्र है और यहाँ कम वायुदाब है, ये वायुदाब को भरने के लिए आसपास में जितने वायुमंडलीय हवा है इस स्थिति को भरना चाहती है, इस कम क्षेत्र के दबाव को उच्च क्षेत्र बनाना चाहती है, तो अचानक इससे सब हवा आती है तो इसमें क्या आती है, तूफान आ जाती है, तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है, तो तूफानी मौसम बन जाती है। बढ़ते हैं अपने सेशन के 14वां क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केरल के तट को कहते हैं, केरल के तट को, अर्थात ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और यहाँ केरल स्थित है, तो इसके तट को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है इसके तट को क्या कहते हैं। मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है कि केरल के तट को क्या कहते हैं, केरल के तट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मालाबार तट, बी कोंकण तट, सी कोरोमंडल, या डी इनमें से कोई नहीं। अर्थात जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही कहते हैं। बताइए, आपके पास 10 सेकेंड है, कमेंट करके बताइए जल्दी इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए मालाबार तट। क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए मालाबार तट। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, केरल के तट को मालाबार कहते हैं, जो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के अंतर्देशीय तक विस्तृत है और लंबा और संकरा है, समुद्री तट है। भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग अरब सागर के तट से लगा हुआ है। मालाबार तट किससे लगा हुआ है, तो अरब सागर के तट से लगा हुआ है, अरब सागर से लगा हुआ है। यह दक्षिण भारत का सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र है। कौन सा, मालाबार तट जो है दक्षिण भारत का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। पूरे भारत में कौन, तो पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में मानसीराम, कौन सा है, मानसीराम, जहां सबसे अधिक बारिश से वर्षा होती है। ऐतिहासिक रूप से यह प्रसिद्ध तट अपने मसालों के व्यापार के लिए भी जाना जाता है। अर्थात मालाबार जो तट, ये जो तट है मालाबार, यहाँ पर दक्षिण भारत का सबसे अधिक वर्षा होता है, ठीक है, और ये मसालों के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 करता है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? आपको बताना है पृथ्वी का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है, तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है। दक्षिण में 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा, माफ कीजिएगा, भूमध्य 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होता है। 0 डिग्री पर जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है अक्षांश के रूप में, कितने होता है? भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री से बताता है, कर्क रेखा जो उत्तर किसी पृथ्वी के ग्लोब उत्तरी ग्लोब को बांटता है 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो बताना है आपको कि पृथ्वी का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, 10 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। सबको मालूम होना चाहिए इसका सही उत्तर, बताइए जल्दी जल्दी। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही बता रहे हैं, जय सोच रहे हैं, बी अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिस महादेश से तीनों रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। क्या फैक्ट्स है? इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है, तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है। ये अक्षांश रेखा के प्रकार है जिसका वैल्यू 0 डिग्री है भूमध्य रेखा का, कर्क रेखा का 23.5 डिग्री नॉर्थ है और मकर रेखा का 23.5 डिग्री साउथ है। और दक्षिण अमेरिका से दक्षिण महाद्वीप से कौन सा केवल भूमध्य रेखा गुजरती है? दक्षिण अमेरिका से कौन सा गुजरती है? केवल भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा, ये दोनों गुजरती है। दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यूरोप से केवल कर्क रेखा गुजरती है तथा ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर रेखा गुजरती है। आशा है आपको ये समझ में आ रहा है। फैक्ट सब रटते जाइए, लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, आपके जीवन में कभी न कभी और काम आने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है? पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है जर्मेनियम डेटिंग, बी कार्बन डेटिंग, सी यूरेनियम डेटिंग या डी उपयुक्त सभी। अर्थात पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में जर्मेनियम डेटिंग काम आता है या कार्बन डेटिंग काम आता है या यूरेनियम डेटिंग काम आता है या उपयुक्त में से सही। एक मैं आपको बता सकता हूं, कार्बन डेटिंग नहीं होगा, इसे जीवाश्म इतिहास से संबंधित कार्बन डेटिंग से करते हैं, लेकिन उससे अधिक एज को नापने के लिए कौन से डेटिंग का प्रयोग होता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए 10 सेकंड के अंदर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारण की जाती है। किसके द्वारा? तो पृथ्वी के आयु निर्धारण के लिए यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं इससे संबंधित फैक्ट्स को। फैक्ट्स क्या कहते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, जबकि कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु गणना में किया जाता है। अर्थात इतिहास से संबंधित कुछ भी आयु निकालना हो तो कार्बन डेटिंग का करना पड़ता है और पृथ्वी की आयु निकालने के लिए यूरेनियम डेटिंग का विधि किया जाता है। याद रखिए सब कुछ का निर्माण कार्बन से ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17वां बोलता है इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन या रूस, इनमें से ब्रिक्स का ब्रिक्स सदस्य देश नहीं है। अर्थात ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है जिसमें से कौन सा देश नहीं है? ब्राजील नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, चीन नहीं है, रूस नहीं है। सही उत्तर बताइए 10 सेकंड के अंदर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी फास्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। क्या होगा? बी इंडोनेशिया। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया हमारा देश, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका,
जहां गांधी जी 21 वर्षों तक अपना जीवन बिताए थे। आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। फैक्ट्स क्या कहता है? ब्रिक्स तीव्र गति से विकासशील, ब्रिक्स तीव्र गति से विकासशील 5 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित है। ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2009 के रूस में आयोजित किया गया था। इसमें 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका। इसी के ब्रिक्स बोले, BRICS। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? अर्थात इंटरनल इंडिया एक पुस्तक का नाम है, इसकी रचना कौन किया है? सुनील गावस्कर जी ने, या मैथिली शरण गुप्त जी ने, या श्रीमती इंदिरा गांधी ने, या मुंशी प्रेमचंद्र जी ने? आपको बताना है कि इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। ये तो हिंदी कवि है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको बताना इन दोनों ऑप्शनों में से कि सुनील गावस्कर और श्रीमती इंदिरा गांधी, इनमें किन महापुरुष महिलाओं ने इंटरनल इंडिया की रचना किया? जल्दी जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? सही सही उत्तर बताइए, क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या होगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये फैक्ट्स है नहीं इसका संबंधित। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? तो इसकी इंटरनल इंडिया है श्रीमती इंदिरा गांधी की। हृदय की कंपन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? आपको बताना है, अगर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना है तो कौन सी खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, बी सोडियम, सी गंधक, या डी लोहा। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन सा खनिज करता है। ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, गंधक या लोहा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए पोटेशियम। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए पोटेशियम। देखते हैं इसके संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या कहता है? पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संग करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि खाएंगे तो क्या मिलेगा? पोटेशियम मिलेगा। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है, जो तत्व की कमी से रक्तलता एनीमिया रोग होता है। किसकी होते से? फास्फोरस की कमी से। पोटेशियम किसको धड़कन को रोकता है? धड़कन की, हृदय की धड़कन की गति को सामान्य बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन क्या होता है? दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण बताइए। अर्थात बताना है आपको कि दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है? पोलोमीटर से मापता है, या कैलोसिस मीटर से मापा जाता है, या लैक्टोमीटर से मापता है, गैल्कोटोमीटर से मापता है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है। पहला ऑप्शन है पोलोमीटर, दूसरा है कैलोसियोमीटर, तीसरा है लैक्टोमीटर, दी है कैलस्कोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। क्या होगा? ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उमेश सिन्हा, विनीत अग्रवाल, सोमा मॉडल, या शशि शेखर वेम्पति। 4 ऑप्शन में से बताना है कि भारत निर्वाचन आयोग में से उप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अभी फिलहाल किसकी हुई है? ए उमेश सिन्हा, बी विनीत अग्रवाल, सी सोमा मंडल, या डी रानू मंडल नहीं समझ लीजिएगा, डी शशि शेखर वेम्पति। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए उमेश सिन्हा। किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, कौन सा स्टेशन 1500 से अधिक मीटर की लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म शीर्षक प्राप्त करने वाला है? अर्थात आपको बताना है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन बनने वाला है, जिसकी लंबाई 1500 है और चौड़ाई 10 मीटर है।
इसका ऑप्शन आपके पास 10 सेकेंड है, इसका उत्तर बताइए। ए धनबाद झारखंड, बी खगड़पुर पश्चिम बंगाल, या सी हुबली कर्नाटक से, या डी इटारसी मध्य प्रदेश। इन 4 ऑप्शन में से बताना है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन बनने वाला है, जिसकी लंबाई 1500 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, और इसमें माफ कीजिएगा ऑप्शन सी, हुबली कर्नाटक में प्लेटफॉर्म बनने वाला है जिसकी लंबाई 1500 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर, जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डैश में भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया। आपको बताना है कि भारत के पहले प्रवासी सेल का उद्घाटन जिसकी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, कहाँ पर किया गया है? जल्दी जल्दी 10 सेकेंड है आपके पास। क्या उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, सी गुरुग्राम हरियाणा में, या डी सूरत गुजरात में पहला प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके पास? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूरत गुजरात में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहला श्रमिक सेल उद्घाटन किया गया, प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं आज के सेशन का 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एक ऑप्शन है रिक हर्समैन, बी करण बाजवा, सी एलियन बैगनफील्ड, या थी थॉमस कुरियन। इन 4 में से आपको बताना है कि एशियन प्रशांत क्षेत्र का गूगल क्लाउड लीडर किसे नियुक्त किया गया है। जल्दी जल्दी 10 सेकेंड है आपके पास। क्या होगा इसका उत्तर? बताना है रिक हर्समैन, बी करण बाजवा, सी एलियन वैगनफील्ड, या डी थॉमस कुरियन। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी करण बाजवा। क्या होगा? ऑप्शन बी करण बाजवा। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में तेलंगाना उच्च न्यायालय में किसे नियुक्त किया गया है? कुसुमा सत्यनारायण जी को, या वीएम वेलुमणि को, या जे निशा बानू को, या हेमा कोहली। इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। 10 सेकेंड है। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हेमा कोहली जी। हेमा कोहली जी जो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो आशा है आपका सेशन आशा है आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हमारा मैथ क्लास और स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर इन दोनों को शेयर करते रहिए। आने वाले समय में साइंस का क्लास भी होगा, तो आशा करते हैं आपका सपोर्ट मिलेगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इसमें क्या सुधार हो सकता है वो भी बताइए, और क्या आपको चाहिए ये भी बताइए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं।